नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है एवोगैड्रो का नियम या एवोगैड्रो संकल्पना भी कह सकते हैं। तो एवोगैड्रो जो थे इन्होंने ये बताया था कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं या मोलों की संख्या समान रहती है। ये एवोगैड्रो नियम की परिभाषा हुई, इसको आप समझ लें। इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर ताप और दाब की परिस्थितियां हम समान रखें सभी गैसों के लिए और उन गैसों के समान आयतन अगर हम ले लें तो समान आयतन लेने पर उन सभी गैसों को, जो भी विभिन्न गैसें ली गई हैं जिनके समान आयतन लिए गए हैं, उनके समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक गैस के उतने ही आयतन में अणु कम है और किसी दूसरी गैस के उतने ही आयतन में अणु ज़्यादा हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। यदि ताप और दाब समान लिए हैं और गैसों के आयतन भी हमने समान लिए हैं तो उस स्थिति में जो अणुओं की संख्या है वो भी समान रहेगी। यहाँ अणुओं की संख्या भी कह सकते हैं, मोलों की संख्या भी कह सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम इसको समझें। जैसे हम मान लें, एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इनके संयोग से बनता है HCl गैस। इस अभिक्रिया के लिए हम बैलेंस कर लें। हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं, यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, रासायनिक समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। अब अगर हम अणु के हिसाब से देखें तो ये है एक अणु, क्लोरीन का भी एक अणु, ठीक है, और HCl के यहाँ पर अणु होंगे 2, क्योंकि 2 से गुणा है संख्या से। पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो फॉर्मूले में यहाँ आगे जिस संख्या से गुणा होता है वो अणुओं की संख्या दर्शाता है। तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 से गुणा है तो एक अणु है, इसके आगे भी कोई संख्या नहीं है, मतलब कि 1 से गुणा है, एक अणु होगा। और HCl के आगे 2 से गुणा है तो इसका मतलब इसके 2 अणु होंगे। ठीक, हम आयतन के रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक आयतन, इसको भी लिख सकते हैं एक आयतन, इसको लिख सकते हैं 2 आयतन। तो ये हम आयतन के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको मोल के रूप में भी लिख सकते हैं। अभी हमने 1 लिखा, हम चाहें तो n दर्शा सकते हैं कि इसके n अणु है, इसके n अणु है, तो इसके कितने हो जाएंगे। अगर हम मान लें कि इसके अणु कितने हैं n, ये हमने मान लिया कि n अणु है, इसके भी कितने होंगे n होंगे, क्योंकि ये अनुपात में बराबर है। तो इसके कितने हो जाएंगे अणु, हाँ n2 या 2n कह दें, क्योंकि इसके अनुपात में ये दुगने हैं, तो इसको हम कह सकते हैं 2n अणु। क्लियर। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि अणुओं की संख्या या उनके मोलों की संख्या समान होगी। एक मोलों की संख्या और बता दें, इन्होंने जो है अपने नियम में मोलों की संख्या दी थी। एक संख्या इन्होंने दी है, उस संख्या को मोल संख्या कहते हैं या मोल कहते हैं। वो संख्या जो है वो है 6.023 × 10⁻23। इसको एक मोल कहा जाता है। 6.023 × 10⁻23 ये क्या कहलाता है, एक मोल। इस संख्या को एक मोल कहा गया है। तो अगर किसी पदार्थ का एक मोल ले लें और उसमें इतनी संख्या में अणु होंगे, इसका भी मान लो एक मोल ले लें तो इसमें कितने होंगे, सेम बिल्कुल वैसे ही ये भी एक मोल ले लिया है। अगर एक मोल हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसके एक मोल में अणुओं की संख्या इतनी होगी। एक मोल क्लोरीन ले लें तो इसमें भी अणुओं की संख्या इतनी होगी। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 × 10⁻23। ये कितना है, इसके कितने मोल हैं, एक हैं कि 2 हैं भाई। अनुपात के हिसाब से देखें तो ये एक अनुपात, ये एक अनुपात, ये 2 अनुपात, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, 2 मोल। और जबकि एक मोल जो है, एक मोल ये संख्या होती है
तो 2 मोल को कैसे दर्शाएंगे? 2 मोल को दर्शाना है 2 से गुणा कर देंगे हम। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर अगर लिया जाए, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी पदार्थ की 1 मोल मात्रा है और उसका जो आयतन अगर हम देखें तो वो 22.4 लीटर होता है। अभी हमने 1 मोल पदार्थ लिया है, 1 मोल पदार्थ में अणुओं की संख्या इतनी है, ठीक है, और उस 1 मोल पदार्थ का अगर हम आयतन देखेंगे तो 22.4 लीटर होता है, वो भी एनटीपी पर। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर।